नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से चाहे मायावती की बात कर ले, चाहे अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी या फिर कुछ सीटों पर सिकुड़ी हुई कांग्रेस की बात करें, अगर ये पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा। 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, 7वें के लिए पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पूरा देखें, जातीय समीकरण का मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती सब में आगे निकलते हुए नजर आती हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, माना यही जा रहा है कि भले ही उनको जीत मिले या ना मिले, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपनी सारी गोटियां सेट कर दी हैं। ऐसे में वो कहीं ना कहीं इस बार एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कि कहां से किसको उतारना ठीक होगा, या आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के चुनाव, उसमें मायावती किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगी या अपने प्रत्याशियों को कैसे चुन चुन कर उतारना है। कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण इस बार के लोकसभा में चुनाव में मायावती बनाती हुई नजर आई। वहीं अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस बार बहुत चुनावी तरीके से अपने प्रत्याशियों का उन्होंने चयन किया, लेकिन अब इस बार अगर उनको सीटों में इजाफा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस भी कहीं ना इसमें अछूती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से उसके समीकरण बन रहे हैं, अगर कांग्रेस इस बार सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का भविष्य है वो खतरे में देखने को मिल सकता है। बात कर ले भारतीय जनता पार्टी, 400 पार का नारा तो लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार देखना यही होगा कि 400 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले आ पाती है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आश्रुति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यूपी का पूरा सियासी समीकरण देख रही हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव मायावती के ऊपर कटाक्ष करते हैं, आकाश आनंद को लेकर कटाक्ष करते हैं, पहले इन दोनों पार्टियों की बात कर लेते हैं, तो आप किस तरीके से इनका समीकरण आगे देखते हुए नजर आ रही है आश्रुति? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में तो नहीं भाई, आगे आने वाले जो तमाम चुनाव है, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में आप देखें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार मायावती का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं आप देखें मायावती पर ही भारी पड़ता थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे रहा है। मायावती ने आकाश आनंद को उनके पद से हटाया, कहीं ना कहीं ये सोच कर तो उन्होंने जरूर हटाया था कि आकाश आनंद को हटा देंगे तो जो बाकी तमाम पार्टियां यानी बीजेपी कहीं ना कहीं उनको बॉयकॉट करना नहीं शुरू करेगी, यानी बॉयकॉट कर रही जो जिस प्रकार से आप देखें मायावती की पार्टी को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, दरकिनार करना शुरू कर दिया था, वो दरकिनारी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आप देखें उसके बाद मायावती की पार्टी का एक तरह से जो वर्चस्व है वो डूबना शुरू हुआ, धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, मायावती की पार्टी कमजोर होनी शुरू हुई, और जहां जहां वो कमजोरी बढ़ी वहां वहां मायावती को एक वो डर भी सताने लगा कि क्या अब आने वाले चुनाव में किस प्रकार से जो है वो मायावती आने वाले चुनाव में अपनी जो रणनीति है वो चलने की कोशिश करेगी। हालांकि आप देखें अखिलेश यादव जो लगातार आकाश आनंद के समर्थन में बयान दे रहे हैं, उनके समर्थन में बयान देने का सीधा सीधा मुझे मुद्दा यही लगता है राजनीतिक तौर पर कि अखिलेश यादव आने वाले समय में आकाश आनंद को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि मायावती ने इस बार के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को साफ मना कर दिया था कि सपा के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। वो गेस्ट हाउस कांड आप याद करें जो साल 2019 में हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं इस बार मायावती ने अखिलेश यादव को एक तरह से कहें तो गठबंधन के लिए साफ तौर पे इनकार कर दिया था। लेकिन मुद्दा तब भी यही उठा कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है और जो बयान है मायावती का, ये उन्हें भाया नहीं। कहीं ना कहीं वो इस बयान से एक तरह से आप देखें तो खुश नहीं थे, नाखुशी थी उनके चेहरे पे। तो इस बार इसी के चलते और आकाश आनंद को जिस तरह से उन्होंने अपने पद से हटाया, उसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फायदा देखिए साफ तौर पर जनता को भी दिख रहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो साल 2027 में होने वाले हैं, इसके लिए अखिलेश यादव एक आप देखें एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, एक प्लान तैयार कर रहे हैं। आप देखिए कि हर एक नेता एक फ्लोर प्लान तैयार करने की कोशिश करता है, और वही फ्लोर प्लान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए, अखिलेश यादव मायावती 2019 में गठबंधन में थे, अखिलेश यादव को 5 सीटें मिलती है, मायावती को 10 सीटें मिलती है। लेकिन अगर ये पूरा समीकरण देखा जाए तो इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती ने अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, यादव और मुस्लिम को इस बार अखिलेश यादव ने उतना तवज्जो नहीं दिया है, मायावती ने उन्हीं को तवज्जो दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है वो मायावती कितना उसको इफेक्ट डालती हुई उस पर नजर आ सकती है? देखिए, मायावती ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी जो उतारे हैं वो बहुत ही सोची समझी मायावती की रणनीतिक चाल है, क्योंकि आप देखें अखिलेश यादव की रणनीति इस बार के चुनाव में शुरुआत से ही यही थी कि वो यादव और मुस्लिम वोटर्स पर उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश यादव की यही रणनीति उन पर भारी पड़ती भी दिखाई दी है, और उसी पर कहीं ना कहीं आप देखें उसी पर एक फेरबदल
बदल करने के लिए देखिए उन्हीं गलतियों को कहीं ना कहीं ढकने के लिए अखिलेश यादव जो है वो मायावती की पार्टी में यानी बीएसपी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मायावती के नजरिए से समझने का प्रयास करें तो मायावती ने इस बार यादव वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स, दलित वोटर्स तो छोड़ ही दिए, वो तो दलित को तो देख ही दीजिए कि दलित प्रत्याशी को तो मायावती हर बार उतारती ही है, लेकिन इस बार आप देखें इन तमाम वर्गों को और इन तमाम वर्गों के लिए एक मुख्य प्रत्याशी यानी एक मुख्य चेहरे को जिस प्रकार से मायावती ने उतारा है, आप देखिए कहीं ना कहीं मायावती की एक बेहतरीन रणनीतिक चाल है, क्योंकि मायावती को ये बात पता है कि शायद इस लोकसभा चुनाव में तो वो जीत दर्ज ना कर पाए, लेकिन अगर इन कुछ सीटों पर जहां पर उन्होंने अपने एक चुनिंदा प्रत्याशी यानी दलित प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी, यादव प्रत्याशियों को उतारा है, अगर यहाँ इन जगहों पर वो एक तरह से आप देखिए जीत दर्ज कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मायावती के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिस हिसाब से 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आई। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है? हो सकता है कि 2019 के मुकाबले इस बार उनको घाटा देखने को मिल जाए, क्या कुछ देखती है? वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो कांग्रेस अपनी बेहतरीन पोजीशन में दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि इससे पहले जो उसके रिस्पॉन्सेज रहे हैं, जो रिजल्ट रहे हैं, उससे भी गया गुजरा रिजल्ट इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए देश में हवा तो बदल रही है, लेकिन हवा मुझे नहीं लगता कि इतनी बदलेगी कि इंडिया अलायंस या विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बना लेगा, क्योंकि आप देखिए अभी भी कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन की जो ढाल है वो ढाल एक समय पे देखे नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब से पलटी मारी, नीतीश कुमार जब गए बीजेपी की ओर, पीएम मोदी की ओर, एनडीए के साथ, एनडीए में गठबंधन करा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जब ढाल ही नहीं रही तो आखिर इंडिया अलायंस चला किस बात पे रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को किस मुद्दे पर चला रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए अभी तक भी विपक्षी गठबंधन के पास देखिए उनका प्रधानमंत्री चेहरा मौजूद नहीं है, और ये आप देखिए किसी भी पार्टी के लिए, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी स्थिति में क्यों ना होती, लेकिन आप देखिए विपक्षी गठबंधन के पास जहाँ अभी तक चुनाव का अंत आ गया और प्रधानमंत्री चेहरे की नियुक्ति ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि आखिर अगर इंडिया अलायंस इस पर सरकार में आएगी, अगर आती है तो कौन बनता है। यहाँ पे एक बात ये भी निकल कर आती है कि अगर उन्होंने चुनाव नहीं किया, ये कोई संवैधानिक रूल नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात अगर ये भी देख लिया जाए कि अभी उनको भी असमंजस की स्थिति है, उन्होंने गठबंधन तो बना लिया, जिस तरीके से आपने बताया नीतीश छिटक गए, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको डाउट हो कि पता नहीं प्रधानमंत्री बनाने की नौबत आएगी, या इसलिए अभी तक उन्होंने सीटों का ऐलान नहीं किया। जिस तरीके से सस्पेंस सीटों पर लेकर उन्होंने बना रखा था, हो सकता है कि कुछ अलग से अचानक से देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी एक विवादित चेहरा रहे प्रधानमंत्री पद के लिए, कहीं ना कहीं उनका जब नाम आता है तो किरकिरी होने लगती है, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का नाम अनाउंस हो जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि जनता में उसका अलग देखने को मिले नजरिया लोगों का। और खड़गे को उतार देते हैं सोनिया गांधी, तो उनके पास तो कोई ऐसा मजबूत चेहरा भी नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसे कुछ ऐलान करते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन मुद्दा तब भी देखिए माही यही उठेगा कि अगर विपक्षी गठबंधन के पास अभी तक भी उनका चेहरा मौजूद नहीं है, तो चेहरा मौजूद ना होने का आखिर पीछे कारण क्या है? आप देखिए जब अंत में रायबरेली की सीट पर, वायनाड की सीट पर, माफ करेगा अमेठी की सीट पर जब आप देखें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि अभी तक बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी वहां से अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, तो लगातार जो स्थिति थी इस प्रकार की बनी हुई थी कि आखिर वहां से जो कहीं ना कहीं आप देखें विपक्ष की यानी कांग्रेस का गढ़ सीटें हैं, कांग्रेस का आप देखें जिस प्रकार से आप अगर आप थोड़ा सा रणनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करें तो विपक्ष की गढ़ है वो सीटें, जिन सीटों पर अंत में जाके प्रत्याशियों को उतारा गया। कयास तो लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को रायबरेली से नहीं बल्कि अमेठी से उतारेंगे स्मृति ईरानी के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी आलाकमान के निर्णय जो थे वो बदल गए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अभी तक जो पीएम फेस है, भले ही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ही अगली बार अगर जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को ही एक बार फिर से यानी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम की गद्दी सौंपेंगे, लेकिन अभी भी आप देखिए उस पर भी कोई औपचारिक मोहर नहीं लगी है। अभी अगर आप बीजेपी आलाकमान के निर्णयों पर थोड़ा गौर करें तो अभी तक भी कोई औपचारिक मोहर नहीं है, नामों का असमंजस की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन वही मुद्दा ये उठता है कि आखिर विपक्ष ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी पीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं किया? हालांकि ये आप देखिए ये तथ्य की बात है और कहीं ना कहीं कथन तौर है ये कि जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति एक तरह से आप देखिए इस बार रणनीति विपक्ष की सही रही है, जिस प्रकार से विपक्ष ने प्रत्याशियों को उतारा, बीजेपी के सामने टक्कर कांटे की है तमाम सीटों पर, लेकिन अभी भी पीएम फेस का ऐलान ना होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है विपक्ष से। जी वाकई में अब देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पीएम फेस का उन्होंने ऐलान नहीं किया, अखिलेश यादव मायावती का कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आया, वोटों में सेधमारी होते हुए नजर आई, किसका समीकरण बनेगा 4 जून को ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा रही है कितनी सीटों पर टिक पाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के
के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।